अगले दिन शैनशन जैंग से बात करने आती है, पर अंदर जाने से हेसिटेशन कर रही होती है। फिर जैंग ही उसे अंदर बुलाता है। जैंग कहता है फेंग अभी तक नहीं आया है। अब शैनशन को समझ नहीं आ रही थी कि जैंग वाला फेंग के बारे में उससे क्यों बात कर रहा है। शैनशन ने तय कर ली थी कि वो जैंग के बारे में नहीं सोचेगी, बस अपने काम पे ही फोकस करेगी। और वही बात वो जैंग से कहती है। जैंग कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर पसंद करना मतलब प्यार नहीं होता। शैनशन बहुत ग्रेट फील कर रही थी। जैंग ने अपनी फीलिंग उससे ऑनेस्टली बताया है। अब से वो जैंग को लेकर एकदम क्लियर हो चुकी थी। उसे अब काफी अच्छी भी लग रही थी और सोचने लगती है कि फेरी टेल्स बस कहानियों में ही होती है। रियल लाइफ में मैं कभी भी सिंड्रेला नहीं बन सकती। 3-4 दिन से वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रही थी। बॉस के पास ना जाने से अब वो किसी की क्यूरियोसिटी का टॉपिक नहीं थी। वो फिर से एक नॉर्मल एम्प्लॉय बन चुकी थी। एक तरफ वो इसके लिए खुश भी थी और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उदास भी थी। ऑफिस के सभी न्यू ईयर पार्टी के लिए चले गए थे, पर उसकी टेंशन की वजह से टाइम का ख्याल ही नहीं थी। 12 घंटा होने वाला था तो वो ऑफिस के छत पे जाती है और न्यू ईयर का इंतजार करने लगती है। उसे लग रही थी कि ऑफिस में कोई नहीं है, इसलिए वो जोर जोर से शहर को विश करने लगती है। ऐसे में फिंग भी वहां आता है। उसे देख के शैनशन चौंक जाती है और अभी अभी उसने जो चिल्ला के बात की थी उसके लिए माफी मांग लेती है। फिंग उसे चुपचाप काउंटडाउन देखने के लिए कहता है। नया साल पड़ते ही जब फायरवर्क होने लगती है, शैनशन फिर से एक्साइटेड होके फिंग का हाथ पकड़ लेती है। ख्याल आने पे वो उसका हाथ को छोड़ देती है तो फिंग उसे अपना बाहों में लगा लेता है। फिंग कहता है मैं हर साल यहाँ पे अकेला ही आता था फायरवर्क देखने। फिंग का उसे ऐसा पकड़ना शैनशन को किसी सपने से कम नहीं थी। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ये सब उसके साथ रियलिटी में हो रही थी। शैनशन को बहुत अच्छी लग रही थी, पर वो इस हकीकत को सपना बना के ही रखना चाहती थी, क्योंकि भले ही आज उसे इस पल को जीने का मौका मिली थी, पर उसे पता था कि ये मौका फिर कभी नहीं मिल सकती। वो अपनी उम्मीद को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। वो फिंग से दूर चली जाती है और उसे डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगकर वहां से निकल जाती है। फिंग अकेला बोलता है ये जगह और मेरा अकेलापन का नहीं रहा। नीचे आकर शैनशन परेशान होने लगती है। अभी अभी जो हुआ था उस पर वो विश्वास तो करना चाहती थी, पर उसकी दिमाग उसे वैसे कुछ सोचने से मना कर रही थी। वो अपने आप को समझाने लगती है कि आज के बारे में उसे बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए, उसे बस अपने काम में फोकस करना चाहिए। ऐसे में उसे फिंग का मैसेज आता है। वो बाहर उसके लिए इंतजार कर रहा था, उसे घर छोड़ने के लिए। पूरे रास्ते शैनशन को बस कपल ही देखने को मिल रहे थे। वो अंदर ही ऑकवर्ड फील कर रही थी बॉस के साथ बैठने में। गाड़ी से उतरने से पहले फिंग उसे न्यू ईयर गिफ्ट देता है। जो भी फिंग बोल रहा था शैनशन बस हाँ हाँ करती जा रही थी बिना सोचे समझे। बाद में उसके ख्याल में आती है कि इस बहाने फिंग ने उसे लंच बॉक्स के लिए प्रॉमिस करवा लिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैनशन फिंग के बारे में सोच सोच के मुस्कुरा रही होती है और कल के बारे में सोच के बहुत खुश हो रही थी। लू और लियू उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके बातों पर शैनशन की तो ध्यान ही नहीं थी। जब उन्होंने पूछा तो शैनशन बताती है कि मुझे लगती है मेरी बॉस मुझे पसंद करने लगे हैं। लू पहले शैनशन की बुखार चेक करती है। उसे लग रही थी कि ये शैनशन की कोई डे ड्रीम ही होगी, पर दोनों देखते हैं कि वो इस बात पे सीरियस है। दोनों उसे समझाते हैं कि फिंग जैसे इतनी अमीर बंदे तुम्हें क्यों पसंद करेगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, और अगर फिंग तुम्हें पसंद करेगा भी तो बात शादी तक तो नहीं पहुंचने वाली है, इसलिए तुम्हें तुम्हारी बॉस से दूरी रहना चाहिए। और लियू कहती है तुम तो कही थी ना कि तुम किसी लड़के के बारे में सोचते भी नहीं हो, तो फिर क्या हुआ। तब शैनशन को अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाती है। वो फिर से अपने गोल पर फोकस करती है, पर बाद में वो फिर से अपनी फोकस खो देती है। फिंग के दिए हुए गिफ्ट को लेकर घंटों तक सोचती रहती है। एक तरफ वो गिफ्ट पाके खुश थी और दूसरी तरफ वो उसे फिंग को लौटाना चाहती थी। गिफ्ट में लिखा हुआ लैंग्वेज फ्रेंच में था, इसलिए शैनशन उसे समझ नहीं पा रही थी, पर वो उसे जानना चाहती थी कि उसमें क्या लिखा था। नहीं तो वो फिंग के फीलिंग कैसे समझ पाती। बाद में वो उसे लिख लेती है
और सेक्रेटरी से ट्रांसलेट करवाने का सोचती है। पर अगले दिन जब वो सेक्रेटरी को देखती है, सेक्रेटरी कहती है ये तो फ्रेंच में लिखा हुआ है, बॉस को फ्रेंच आता है तो तुम उनसे ही पूछो। इतना सुनते ही फेंग आ जाता है, गिफ्ट तो उसी ने दिया था। ऐसे में शैनशन उस नोट के बारे में किसी और से पूछ रही थी। फेंग नोट को अपने पास रख लेता है और उसे अंदर बुलाता है। एक्चुअली फेंग का सेक्रेटरी को पता था उसमें क्या लिखी है, पर उसने जानबूझकर नहीं बताए थे। अंदर फेंग शैनशन से कहता है अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो तुम ऑफिस में किसी और से पूछ लेती, तुम्हें शर्म नहीं आई होगी, पर मुझे जरूर आया है। शैनशन मन में ही सोचती है फ्रेंच लैंग्वेज ना जानना क्या इतनी शर्म की बात है, और वैसे भी मैं एक लो क्लास एम्प्लॉय हूँ तो मुझे लेकर फेंग बड़े से उम्मीद कैसे रख सकता है। बाद में फेंग उसे समझाता है पर शैनशन को तब भी कुछ समझ नहीं आती। फेंग कहता है लगता है मैं इसे जॉब में रखकर बहुत बड़ा गलती कर दिया हूँ। शैनशन को भी लगता है कि वो अपने आप को एक वेजिटेबल पिकर के फॉर्म में ही ज्यादा बेटर लगती है। फेंग फिर काम करता है तो शैनशन उसे देखकर और अट्रैक्ट होने लगती है। शैनशन चाहती है वो अपने आप को कंट्रोल करे पर कंट्रोल ही नहीं कर पाती। वो बस ध्यान से उसे देखती ही रह जाती है। रोज के इस लंच वाले काम से छुटकारा पाने के लिए शैनशन को एक नया आइडिया आती है। वो फेंग से कहती है कि कंपनी के भले के लिए मैं हायर पोस्ट के एग्जाम देना चाहती हूँ, इसलिए लंच के टाइम पे मैं पढ़ाई करूंगी। फेंग कहता है अच्छी बात है, कल से तुम मेरा कैबिन में आके पढ़ लो कहता है। पर शैनशन एग्जाम देने की बात सिर्फ बचने के लिए कही थी, उसे सच में कोई एग्जाम नहीं देना था। बेचारी अपनी ही बातों में फंस गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा किसी को प्रपोज करने के लिए प्रेस बुला के रेडी हो गया था। शैनशन भी वहीं से गुजर रही थी तो वो देखने आ गई। ये सब देखकर वो इमेजिन करने लगती है कि फेंग उसे ऐसे ही प्रपोज करे। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी नाम लीशु थी। वो फेंग यू की बेस्ट फ्रेंड थी और बुक स्टोर की आधी पार्टनर भी थी। वो बंदा उसके आते ही उसे रिंग से प्रपोज करता है। लीशु उसे बहुत आसानी से रिजेक्ट कर देती है। इस बंदे का रिपोर्ट के सामने फेस लॉस हो जाता है, इसलिए वो लीशु से कहता है तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो ताकि मेरा इंसल्ट ना हो। पर लीशु कहती है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने थोड़ी ना तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था और ना ही कभी अपनी तरफ से तुम्हें कोई इशारा नहीं दी थी। बाद में लीशु फेंग यू से बात करती है तो हमें पता चलता है कि लीशु फेंग को पसंद करती है और उसे ही अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती है। ऐसे में उसे फेंग का कॉल आता है। फेंग एक्चुअली उस बंदे को वार्निंग देने आया था। ये बंदा लीशु से कहता है क्या यही वो लड़का है जो तेरे दिल में रहता है? तो फेंग कहता है लीशु मेरी बहन के जैसे है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लीशु ने ऐसा जवाब बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की थी पर उसकी दिल टूट जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग और लीशु दोनों जूस पीते हुए गॉसिप कर रहे होते हैं। फेंग उससे पूछता है तुम्हें कौन पसंद है, जरा मैं भी तो जानना चाहता हूँ। लीशु कहती है वो लड़का आपके जैसे है। फेंग तुरंत बोलता है कोई भी लड़का मेरा बराबर नहीं हो सकता, मेरे जैसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तब लीशु मुस्कुराते हुए कहती है कोई बात नहीं, अगर कोई ना मिले तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें ही फॉलो करूंगी। फेंग भी ओके कह देता है। नेक्स्ट डे फेंग ने शैनशन के लिए इतनी सारी किताबों का इंतजाम कर दिया था। शैनशन अपने साथ 2-3 किताब लाए थे जिसमें से कोई भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं थे। अब इतनी सारी किताबें पढ़ना उसके बस में नहीं थी। शैनशन कहती है मैं आपका इतना महंगा गिफ्ट ऐसे नहीं ले सकती, ओवर टाइम वर्क करके मैं चुका दूंगी। फेंग उसकी तरफ झुककर उसकी चेहरा देखने लगता है और उसे देखने ही लगता है। फेंग फिर से एग्जाम की बात छेड़ देता है तो शैनशन परेशान हो जाती है। उसे बिल्कुल भी नहीं लगी थी कि उसने जो रात को मजाक में बोली थी फेंग उसे इतना सीरियस ले लेगा। शैनशन कहती है अगर मैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लूंगी तो मेरी काम कौन करेगा? फेंग कहता है तुम्हें हर सैटरडे एग्जाम देना जाना होगा। शैनशन सोचती है फेंग को एग्जाम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होगा पर वो तो सब जानता था। फेंग कहता है अगर तुम पास नहीं कर पाई तो तुम्हारी सैलरी कम कर दिया जाएगा। एक तरफ शैनशन अपनी जिंदगी से ऑलरेडी परेशान थी और वहाँ ये दोनों लू और दूफैन गम के तरफ चिपके रोमांस कर रहे थे। उनका रोमांस देखकर शैनशन को तो बुरा लगने लगती है।